नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों में थोड़ा गहराई में उतर रहे हैं जी। और हमारा फोकस है दिल्ली सल्तनत पर। हमारे पास ये कुछ इतिहास के नोट्स हैं हम्म। और कोशिश ये रहेगी कि इन्हें सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि इनकी कहानी को थोड़ा दिलचस्प बनाएं ताकि ये बोरिंग ना लगे, है ना? बिल्कुल, इतिहास को कहानी की तरह समझना जरूरी है, वरना वो सिर्फ तारीखें और नाम रह जाता है। सही बात है। तो हम देखेंगे कि ये सल्तनत मतलब शुरू कैसे हुई, कौन थे वो पहले हमलावर, हाँ, बुनियाद कैसे पड़ी। और फिर वो 5 राजवंश कैसे आए एक के बाद एक, गुलाम, खिलजी, तुगलक, फिर सैयद और लोधी। जी, उनका पूरा सफर। हम कुछ खास सुल्तानों, उनकी नीतियों, उनके काम जैसे किले, मस्जिदें, इन सब पर भी नजर डालेंगे। हाँ, और उस जमाने की जो खास बातें थी। ठीक है, तो चलिए खोलते हैं इतिहास की ये पढ़ते, जी। देखते हैं दिल्ली सल्तनत की कहानी में क्या मिलता है। जरूर। अच्छा, तो सल्तनत तक पहुंचने से पहले उन शुरुआती हमलों को समझना जरूरी है शायद, जिन्होंने रास्ता बनाया। बिल्कुल, बिना पृष्ठभूमि के कहानी अधूरी रहती है। तो सबसे पहले जिक्र आता है मोहम्मद बिन कासिम का, 712 ईस्वी, सिंध पर हमला। हाँ, ये अरब से आया था और ये पहला मुस्लिम हमला माना जाता है इस क्षेत्र पर। इसने राजा दाहिर को हराया था, है ना? जी हाँ, सिंध के आखिरी हिंदू शासक राजा दाहिर। और एक बहुत जरूरी चीज यहीं से शुरू हुई। क्या? जजिया, वो जो गैर मुसलमानों पर टैक्स लगता था, पहली बार यहीं लगाया गया। अच्छा, तो जजिया की शुरुआत यहाँ से हुई। हाँ, और ये फिर सल्तनत काल में और उसके बाद भी मतलब किसी न किसी रूप में चलता रहा। ये एक अहम हिस्सा बन गया था। ठीक है, इसके बाद काफी सालों बाद महमूद गजनवी, ये दूसरा इस्लामी हमलावर और पहला तुर्क। हाँ, तुर्क। ये 998 से 1030 ईस्वी के आसपास तुर्कमेनिस्तान से। और ये तो मतलब गजब ही था। हाँ, 17 बार हमले 1001 से 1027 के बीच। सोचे, 17 बार। पहला हमला 1001 में राजा जयपाल पर हुआ था, पेशावर की लड़ाई में। और सबसे मशहूर तो वो सोमनाथ वाला हमला है, 16वां हमला 1025 में। हाँ, सोमनाथ मंदिर पर बहुत चर्चा होती है उसकी। और उसका आखिरी हमला 1027 में था। एक वहिंद की लड़ाई का भी जिक्र है नोट्स में। हाँ, वो गजनवी और हिंदू शाही शासकों के बीच जो लड़ाइयाँ हुईं, उन्हीं का हिस्सा थी। और हाँ, तुर्कों की जो दरबारी भाषा थी, वो फारसी थी। इसका असर आगे देखने को मिलेगा। गजनवी के साथ कुछ लेखक भी थे शायद। बिल्कुल, 2 नाम बहुत अहम हैं। एक तो फिरदौसी, जिसने शाहनामा लिखा। शाहनामा। हाँ, और दूसरा अल-बिरूनी। उसकी किताब तहकीक-ए-हिंद या किताब अल-हिंद उस जमाने के भारत को समझने के लिए मतलब एक खजाना है। अच्छा। तो ये हमले सिर्फ लूटपाट नहीं थे, विचारों का, ज्ञान का भी आदान प्रदान हो रहा था, चाहे अनजाने में ही सही। और फिर तीसरा बड़ा हमलावर मोहम्मद घोरी, 1175 से 1206, ये भी तुर्क था। हाँ, दूसरा तुर्क। इसका पारसी नाम मुइजुद्दीन मोहम्मद था। इसने 1175 में मुल्तान से शुरू किया। लेकिन गुजरात में तो हार गया था ये। हाँ, 1178 में गुजरात में मूलराज द्वितीय, भीम द्वितीय और उनकी मां नायकी देवी ने इसे हराया था। लेकिन फिर इसने रास्ता बदला और दिल्ली की तरफ आया, जहां पृथ्वीराज चौहान का शासन था। जी। और यहीं से शुरू होती हैं वो 2 मशहूर लड़ाइयां, तराइन की। तराइन की पहली लड़ाई 1191, वो तो पृथ्वीराज चौहान जीते थे। हाँ, पहली लड़ाई पृथ्वीराज चौहान ने जीती, लेकिन ठीक अगले साल 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई हुई। और वो घोड़ी जीत गया। वो घोड़ी जीत गया और इसमें उसके एक गुलाम सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने बड़ी मदद की। ऐबक, ये नाम तो आगे आएगा। बिल्कुल। और ऐसा भी कहते हैं कि कन्नौज के राजा जयचंद ने ही घोरी को बुलाया था पृथ्वीराज पर हमला करने के लिए। अच्छा, आपसी फूट। हाँ, लेकिन देखिए बाद में क्या हुआ। 1194 में चंदावर की लड़ाई, उसमें घोरी ने जयचंद को भी हरा दिया। ओहो, तो जिसने बुलाया उसी को हरा दिया। जी। पृथ्वीराज चौहान के दरबार में वो कवि थे ना, चंद्रबरदाई। हाँ, चंद्रबरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासु लिखा। उसी में वो संयोगिता और पृथ्वीराज के विवाह का जिक्र है। अच्छा। तो घोरी की ये गुलाम कौन कौन थे ऐबक के अलावा? ऐबक तो था ही, उसके अलावा यल्दूज, कुबाचा और एक था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा को नष्ट किया था। हाँ, वही, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला। तो इन्हीं गुलामों में से एक कुतुबुद्दीन ऐबक, वो घोरे की मौत के बाद 1206 में दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान बना। तो यहाँ से 1206 से शुरू हुई दिल्ली सल्तनत
और ये चली 1526 तक। हाँ, पूरे 320 साल। लंबा समय। और इसमें 5 अलग अलग वंशों ने राज किया। गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक सैयद और लोदी। जी। 320 साल का ये दौर, इसमें सत्ता एक हाथ से दूसरे हाथ में जाती रही। लड़ाइयां हुई, साजिशें हुई, वंश बदले, लेकिन हर वंश ने अपनी छाप दी छोड़ी। चलिए, तो पहले वंश से शुरू करते हैं। गुलाम वंश 1206-1290, इसे ममलूक भी कहते हैं। हाँ, मामलुक, जिसका मतलब होता है गुलाम। हालांकि ये सब सुल्तान बनने के बाद आजाद हो गए थे। ये इल्बारी या शमशी जनजाति के तुर्क थे। तो पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक 1206-1210। जी, लेकिन उसने दिल्ली से नहीं, लाहौर से शासन किया। लाहौर उसकी राजधानी थी। उसे लाख बख्श कहते थे, लाखों का दान देने वाला। हाँ, उसकी दरियादिली के किस्से हैं, इसलिए ये उपाधि मिली। लेकिन शासन ज्यादा लंबा नहीं चला। 1210 में चौगान खेलते हुए, पोलो जैसा खेल। हाँ, आजकल का पोलो समझ लीजिए, घोड़े से गिरकर उसकी मौत हो गई। उसने बनवाया क्या क्या? उसने दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवाई, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा। हाँ, और सबसे मशहूर दिल्ली की कुतुब मीनार। उसकी शुरुआत ऐबक ने ही करवाई थी। एक सूफी संत थे, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनके सम्मान में। लेकिन वो पूरी नहीं बनवा पाया था। नहीं, वो सिर्फ बेसमेंट ही बनवा पाया था। तो ये मीनार पूरी किसने की? इसे पूरा करवाया ऐबक के दामाद और अगले सुल्तान इल्तुतमिश ने। उसने इसमें 3 और मंजिलें जोड़ी, और बाद में फिरोज शाह तुगलक ने इसकी मरम्मत करवाई और ऊपर की मंजिल बनवाई। अच्छा, तो ये मीनार कई सुल्तानों के दौर की गवाह है। बिल्कुल, ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का बेहतरीन नमूना है। 5 मंजिला, 73 मीटर ऊंची। कहते हैं यहाँ पहले जैन मंदिर थे। तो ऐबक के बाद आया शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1211-1236। उसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक क्यों मानते हैं? हाँ, इसलिए क्योंकि एक तो उसने राजधानी लाहौर से दिल्ली बदली, ये बहुत बड़ा कदम था। दिल्ली सल्तनत का केंद्र बन गई। हाँ, ये तो अहम है। दूसरा, उसने सल्तनत को चंगेज खान के हमले से बचाया। उस समय चंगेज खान का खौफ बहुत ज्यादा था। और उसने वो 40 सरदारों वाला ग्रुप भी बनाया था ना, चहलगानी। वफादार तुर्क गुलाम सरदार थे, प्रशासन में मदद के लिए बनाए थे, लेकिन बाद में ये बहुत ताकतवर हो गए। और सिक्के भी चलाए उसने। जी हाँ, स्टैंडर्ड सिक्के, चांदी का टंका और तांबे का जीतल। इससे व्यापार और अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली। और एक एकता प्रणाली भी शुरू की। ये क्या थी? एकता प्रणाली, ये बहुत जरूरी चीज थी। इसमें जो सैन्य कमांडर होते थे, उन्हें एकताधार या मुक्ति कहते थे। उन्हें नकद तनख्वाह के बदले जमीन का एक हिस्सा यानी एकता दे दिया जाता था। अच्छा। वो उस जमीन से टैक्स वसूलते थे, अपना खर्चा निकालते थे, अपनी सेना रखते थे, और जो बचता था वो शाही खजाने में जमा करते थे। ये प्रशासन और सेना दोनों को चलाने का एक तरीका था। तो इल्तुतमिश ने सल्तनत को एक तरह से जमा दिया। बिल्कुल, उसने एक प्रशासनिक ढांचा दिया, इसीलिए उसे वास्तविक संस्थापक कहते हैं। इल्तुतमिश के बाद जो हुआ वो तो इतिहास में बहुत अनोखा है। उसकी बेटी रजिया सुल्ताना 1236-1240 गद्दी पर बैठी। हाँ, ये वाकई बहुत बड़ी बात थी उस जमाने में। दिल्ली सल्तनत की पहली और अकेली महिला शासक। लेकिन उसका शासन चला नहीं ज्यादा। क्यों? देखिए, वो काबिल थी, लेकिन जो तुर्क अमीर थे, वो चालीसा वाले सरदार, उन्हें एक औरत का हुक्म मानना गवारा नहीं था। ऊपर से भटिंडा के गवर्नर अल्त्यूनिया ने बगावत कर दी। रजिया ने उससे लड़ाई की। हाँ, रजिया और उसका एक वफादार था याकूत। वो एक इथियोपियाई गुलाम था। रजिया उस पर भरोसा करती थी, जिससे अमीर और चिढ़ गए। खैर, लड़ाई में अल्तूनिया ने याकूत को मार दिया और रजिया को कैदी बना लिया। फिर क्या हुआ? बाद में शायद राजनीतिक मजबूरी में रजिया और अल्तूनिया ने शादी कर ली। शादी कर ली? हाँ, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। 1240 में जब वो दिल्ली वापस आ रहे थे, तो कैथल के पास डाकुओं ने, या कुछ कहते हैं साजिश के तहत, दोनों की हत्या कर दी। सिर्फ 4 साल का शासन? हाँ, छोटा कार्यकाल, लेकिन मध्यकालीन भारत में एक महिला का सुल्तान बनना ये अपने आप में एक मिसाल है। उसने उस समय के नियमों की चुनौती दी थी। इसके बाद कौन महत्वपूर्ण हुआ? बलबन? हाँ, बीच में कुछ कमजोर शासक रहे। फिर आया गयासुद्दीन बलबन 1266-1287। ये पहले नायब था, मतलब डिप्टी, सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के समय में, लेकिन असली ताकत इसी के हाथ में थी। सुल्तान मरने के बाद उसने क्या किया? उसने सबसे पहले तो वो चालीसा गुट को खत्म किया जो इल्तुतमिश ने बनाया था, क्योंकि वो सुल्तान के लिए खतरा बन गए थे। बलबन को सुल्तान की शक्ति और प्रतिष्ठा दोबारा स्थापित करनी थी। कैसे? बहुत सख्ती से। उसने दरबार में अनुशासन लागू किया, ईरानी रस्में शुरू की, सिजदा
यानी घुटनों के बल झुकना, और पैबोस यानी सुल्तान के कदम चूमना। ओहो, ये तो काफी ज्यादा था। हाँ, मकसद था सुल्तान का रुतबा बढ़ाना। उसने खुद को ज़िल-ए-इलाही यानी ईश्वर की छाया कहा और ईरान के पौराणिक नायक अफरोसियाब का वंशज बताया। और सेना के लिए? सेना को मजबूत किया, एक अलग सैन्य विभाग बनाया, दीवाने अर्ज, और विद्रोहों को कुचलने के लिए उसने बहुत कठोर नीति अपनाई, जिसे रक्त और लौह की नीति कहते हैं। उसने कुछ त्योहार भी शुरू किया था। हाँ, नौरोज, ईरानी नया साल, ये मनाना शुरू किया। उसका पूरा जोर सल्तनत को स्थिर करने और सुल्तान के अधिकार को सर्वोच्च बनाने पर था। मंगोलों से बचाव के लिए सीमा पर किले भी बनवाए। गुलाम वंश का आखिरी शासक कौन था? कैकोबाद 1287-1290 बलबन का पोता था। उसके बाद ये वंश खत्म हो गया। और फिर 1290 में आए खिलजी वंश 1290-1320। ये ज्यादा लंबा नहीं चला। हाँ, सिर्फ 30 साल। संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी 1290-1296। वो थोड़ा नरम मिजाज का था। लेकिन फिर आया अलाउद्दीन खिलजी 1296-1316। ये तो बहुत मशहूर है। हाँ, अलाउद्दीन, ये जलालुद्दीन का भतीजा भी था और दामाद भी, और इसने अपने चाचा को मार के ही गद्दी हासिल की थी। इसका असली नाम अली गुरशस्प था। ये बहुत महत्वाकांक्षी था, सुना है। बेहद। उसने उत्तर भारत में एक के बाद एक जीत हासिल की। गुजरात 1298, रणथंबोर 1301। रणथंभौर में ही जौहर हुआ था ना पहली बार जिसका जिक्र मिलता है। हाँ, ऐतिहासिक रूप से पहला जौहर यही माना जाता है, जिसका फारसी में जिक्र है। फिर मेवाड़ 1303, चित्तौड़ वाला किस्सा, राजा रतन सिंह पद्मावत की कहानी इसी से जुड़ती है। फिर मालवा 1305, जालोर 1311। और दक्षिण भारत में भी गया था ये। खुद नहीं गया, लेकिन अपने सेनापति मलिक काफूर को भेजा। मलिक काफूर एक हिजड़ा गुलाम था, लेकिन बहुत काबिल सेनापति था। उसने दक्षिण में देवगिरी के यादव, वारंगल के काकतीय, द्वारा समुद्र के होयसल, मदुरै के पांड्या सबको हराया और वहां से बेहिसाब सोना चांदी लूट कर लाया। इतनी जीत के बाद तो उसने कोई उपाधि भी ली होगी। हाँ, उसने सिकंदर सानी की उपाधि ली, यानी दूसरा सिकंदर। वो पूरे भारत पर राज करना चाहता था। उसके दरबार में अमीर खुसरो भी थे। जी हाँ, अमीर खुसरो, महान कवि, संगीतकार। अलाउद्दीन ने ही उन्हें तूतीय हिंद यानी भारत का तोता कहा था। खुसरो ने कव्वाली की शुरुआत की, तुगलकनामा, नूह-ए-सिफर जैसी कई किताबें लिखीं, और उनकी किताब खज़ाइन-उल-फुतूह में ही जौहर का पहला फारसी जिक्र मिलता है। अलाउद्दीन सिर्फ लड़ाइयों के लिए नहीं, अपने सुधारों के लिए भी जाना जाता है। उसने एकता प्रणाली खत्म कर दी थी। हाँ, उसने एकता प्रणाली लगभग खत्म कर दी और ज्यादातर जमीन सीधे राज्य के नियंत्रण में ले ली, जिसे खालिसा भूमि कहते थे। उसका मकसद था ज्यादा से ज्यादा राजस्व सीधा खजाने में आए। और सेना में सुधार, वो दाग और चेहरा। बिल्कुल। सेना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए उसने घोड़ों को दागने की प्रथा, दाग, शुरू की, ताकि एक ही घोड़े को बार बार ना दिखाया जा सके। और सैनिकों का पूरा हुलिया दर्ज करने की प्रथा, चेहरा या हुलिया, शुरू की। टैक्स भी बहुत बढ़ा दिया था। हाँ, उसने जमीन की पैमाइश करवाई और उपज का 50% तक खराज यानी भूराजस्व तय किया। ये बहुत ज्यादा था। इसके अलावा जजिया, ज़कात तो थे ही, घरई, मकान कर और चराई, पशुओं के चरने पर कर भी लगा दिए। और सबसे अनोखे थे उसके बाजार नियंत्रण के नियम। हाँ, ये उसकी सबसे चर्चित नीति है। उसने दिल्ली में 3 अलग-अलग बाजार स्थापित किए, एक अनाज के लिए, एक महंगे कपड़ों के लिए जिसे ज़राए अदल कहते थे, और एक घोड़ों, गुलामों और मवेशियों के लिए। और कीमतें सरकार तय करती थी और बहुत सख्ती से लागू की जाती थीं। हर बाजार पर एक अफसर होता था, शहना। जमाखोरी, मुनाफाखोरी, कम तौलना, इन सब पर बहुत कड़ी सजा थी। उसने गुप्तचरों का जाल बिछा रखा था, मुनहियंस और बरीद कहते थे उन्हें। पर ये सब किया क्यों, इतनी सख्ती से बाजार पे नियंत्रण? इसका मुख्य कारण था एक बड़ी और स्थायी सेना रखना। मंगोलों का खतरा था, साम्राज्य विस्तार करना था, तो सेना बड़ी चाहिए थी। लेकिन खजाने पर बोझ न पड़े, इसलिए सैनिकों का वेतन कम रखा। अच्छा, वेतन कम रखा। हाँ, और सैनिक कम वेतन में गुजारा कर सकें, इसके लिए जरूरी था कि चीजों की कीमतें कम हों। इसीलिए ये बाजार नियंत्रण था। साथ ही इससे अमीरों और व्यापारियों की ताकत भी काबू में रही। उसने कुछ बनवाया भी?
हाँ, उसने दिल्ली में अलाई किला, जिसे सीरी फोर्ट भी कहते हैं, अलाई दरवाज़ा बनवाया। ये कुतुब मीनार परिसर का दक्षिणी गेट है, लाल पत्थर का बना है। 1000 सुतून यानी 1000 खंभों वाला महल बनवाया, हौस खास बनवाया। उसने दिल्ली के पास सीरी नाम का एक नया शहर भी बसाया। अलाउद्दीन की मौत के बाद क्या हुआ? 1316 में उसकी मौत हुई। उसके बाद मलिक काफूर ने कुछ समय सत्ता संभाली, लेकिन उसे मार दिया गया। फिर अलाउद्दीन के बेटे मुबारक शाह सुल्तान बने, लेकिन 1320 में खुसरो खान ने उसकी भी हत्या कर दी और खुद गद्दी पर बैठ गया। इसी के साथ खिलजी वंश खत्म। और फिर 1320 में आया तुगलक वंश। ये तो सबसे लंबा चला, 1414 तक। जी हाँ, लगभग 94 साल। इसकी शुरुआत की गाजी मलिक ने, जो खुसरो खान को मारकर गद्दी पर बैठा, और गयासुद्दीन तुगलक 1320-25 की उपाधि ली। इसने तुगलकाबाद शहर बसाया था। हाँ, तुगलकाबाद शहर और किला बनवाया। लेकिन 1325 में एक अजीब सी दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। कुछ लोग इसे साजिश भी मानते हैं। किसके द्वारा? शक उसके बेटे जोना खान पर जाता है, जो अगला सुल्तान बना, मोहम्मद बिन तुगलक, 1325 से 1351 के नाम से। मोहम्मद बिन तुगलक, ये नाम तो बहुत सुना है। कहते हैं बहुत पढ़ा लिखा था पर। हाँ, सल्तनत के सबसे पढ़े लिखे सुल्तानों में से एक। अरबी, फारसी, गणित, दर्शन, खगोल विज्ञान सब जानता था, लेकिन साथ ही सबसे ज्यादा विवादास्पद भी। क्यों? उसे बुद्धिमान मूर्ख भी कहते हैं ना। बिल्कुल। क्योंकि उसकी योजनाएं बड़ी अनोखी, बड़ी महत्वाकांक्षी थीं, लेकिन ज्यादातर बुरी तरह फेल हुईं। जैसे कि? कौन सी योजनाएं थीं? कई थीं। सबसे पहली, राजधानी बदलना, 1327। उसने सोचा कि उसका साम्राज्य बहुत बड़ा है, तो राजधानी दिल्ली से हटाकर दक्षिण में देवगिरी ले जानी चाहिए, जो ज्यादा केंद्र में पड़ेगा। उसने देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा। आइडिया तो शायद ठीक था। एड्रेस पर शायद, लेकिन उसने पूरी दिल्ली की आबादी को दौलताबाद जाने का हुक्म दे दिया। गर्मी का मौसम, लंबा सफर, हजारों लोग रास्ते में मर गए। फिर कुछ सालों बाद समझ आया कि ये चल नहीं पाएगा, तो वापस दिल्ली आने का हुक्म। लोगों को भारी परेशानी हुई। ओहो, और वो टोकन करेंसी वाली बात? हाँ, टोकन मुद्रा 1329। उस समय दुनिया में चांदी की कमी हो रही थी, तो उसने कांसे के सिक्के चलाए और कहा कि इनकी कीमत चांदी के टंका के बराबर होगी। ये भी तो ठीक लग रहा है। आइडिया फिर से ठीक था, चीन वगैरह में ऐसा हुआ था, लेकिन यहां सरकार जाली सिक्के बनने से रोक नहीं पाई। हर घर में टकसाल खुल गई। लोगों ने खूब जाली कांसे के सिक्के बनाए और उनसे सोना चांदी खरीद लिया। पूरी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई। आखिर में सुल्तान को अपने खजाने से असली चांदी के सिक्के देकर वो सारे कांसे के सिक्के वापस लेने पड़े। खजाना खाली हो गया। 2 बड़ी गलतियां हो गई। और भी कुछ था? हाँ, उसने गंगा यमुना के बीच का जो उपजाऊ इलाका है, दोआब, वहां टैक्स बढ़ा दिया, 1325। वो तो वजह अच्छी होती है वहां। हाँ, लेकिन उसने टैक्स तब बढ़ाया जब वहां सूखा पड़ा हुआ था, अकाल की स्थिति थी, किसान बगावत पर उतर आए। फिर उसने मध्य एशिया में खुरासान और हिमालय में कराचील जीतने के लिए बड़ी बड़ी सेनाएं तैयार की, उन पर खूब पैसा खर्च किया, लेकिन वो अभियान भी फेल हो गए। तो मतलब योजनाएं तो बड़ी थीं पर सफल नहीं हुई। हाँ, इसी दौरान मोरक्को का मशहूर यात्री इब्न बतूता भारत आया था। वो काजी भी रहा मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। उसने अपनी किताब रिहल्ला में उस समय का और इन योजनाओं का आंखों देखा हाल लिखा है। लेकिन उसने कुछ अच्छे काम भी तो किए होंगे। नोट्स में दीवाने कोही का जिक्र है। हाँ, ये जरूरी बात है। उसने कृषि के विकास के लिए एक अलग विभाग बनाया, दीवाने कोही। किसानों की मदद के लिए सोनधर नाम से कृषि ऋण दिए, तकावी ऋण भी दिए। उसने दिल्ली में जहां पन्हा नाम का एक नया शहर भी बसाया। और वो योग्यता वाली बात? हाँ, इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी लिखते हैं कि उसने योग्यता के आधार पर कई सामान्य पृष्ठभूमि के लोगों को, जैसे शराब बनाने वाला, नाई, रसोईया, माली, इनको ऊंचे प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया। ये उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ी और असामान्य बात थी। तो इरादे शायद ठीक थे, पर तरीका गलत हो गया। कह सकते हैं, वो साम्राज्य को मजबूत करना चाहता था, लेकिन उसकी योजनाएं अव्यावहारिक थीं या उन्हें ठीक से लागू नहीं किया गया। नतीजा हुआ अराजकता और असंतोष। 1351 में उसकी मौत के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक 1351-1388 सुल्तान बना। जी, फिरोज शाह ने मोहम्मद बिन तुगलक की बहुत सी नीतियों को पलट दिया। उसने शांति और स्थिरता लाने की कोशिश की, अमीरों और उलेमा यानी धार्मिक नेताओं को खुश रखा। उसने टैक्स कम कर दिए थे। हाँ, उसने कहा कि वो सिर्फ वही 4 टैक्स लेगा जिनका जिक्र कुरान में है: खराज, भूराजस्व, ज़कात, धार्मिक दान, जजिया गैर मुसलमानों पर, और खम्स, लूट के माल का हिस्सा। जजिया तो पहले भी था। हाँ, लेकिन फिरोज शाह ने इसे ब्राह्मणों पर भी लगा दिया, जिन्हें पहले इससे छूट मिली हुई थी, और इसे एक अलग टैक्स के रूप में वसूला।
उसने नहरें बहुत बनवाई हैं, ऐसा सुना है। बिल्कुल, ये उसका सबसे बड़ा काम माना जाता है। उसने कई पुरानी नहरों की मरम्मत करवाई और कई नई नहरें बनवाई, जैसे यमुना से हिसार तक। इससे खेती को बहुत बढ़ावा मिला। उसने हक-ए-शर्म नाम से सिंचाई कर भी लगाया। और शहर भी बसाए उसने। हाँ, कई शहर बसाए। फतेहाबाद अपने बेटे फतेह खान के नाम पर, हिसार, जौनपुर अपने चचेरे भाई जौना यानी मोहम्मद बिन तुगलक की याद में, और फिरोजाबाद दिल्ली के पास। उसने कुछ और भी खास किया। वो पहला सुल्तान था जिसने हिंदू धार्मिक ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाने का काम शुरू करवाया। उसने दिल्ली में दारुल शिफा नाम से एक खैराती अस्पताल खुलवाया, दीवान-ए-खैरात नाम से दान विभाग बनाया और एक दीवान-ए-बंदगान यानी गुलामों का विभाग भी बनाया। कहते हैं उसके पास बहुत सारे गुलाम थे। तो ये तो काफी लोक कल्याण वाले काम लगते हैं। हाँ, उसने जनता के लिए काफी काम किए, लेकिन उसकी कुछ नीतियां ऐसी थीं जिन्होंने सल्तनत को लंबे समय में कमजोर किया। जैसे उसने एकता प्रणाली को फिर से बढ़ावा दिया और उसे वंशानुगत बना दिया। वंशानुगत मतलब बाप के बाद बेटे को। हाँ, और सेना को नगद वेतन की जगह फिर से जमीन देने वजह की प्रथा शुरू कर दी। इससे केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई और वो धार्मिक रूप से भी काफी असहिष्णु था। उसने कई मंदिर तोड़वाए। तो फिर फिरोज शाह की मौत के बाद तुगलक वंश का क्या हुआ? उसकी मौत 1388 के बाद वंश कमजोर पड़ गया। कई छोटे छोटे शासक हुए और फिर आया वो भयानक साल 1398। तैमूर लंग का हमला। हाँ, मंगोल आक्रमणकारी तैमूर लंग। हाँ। उसने दिल्ली पर हमला किया। उस समय महमूद शाह तुगलक नाम का शासक था। तैमूर ने दिल्ली को बुरी तरह लूटा, कत्लेआम मचाया और सल्तनत को ऐसी चोट पहुंचाई कि वो फिर से ठीक से खड़ी नहीं हो पाई। तो तुगलक वंश का अंत लगभग यही हो गया। हाँ, तैमूर के हमले ने कमर तोड़ दी। इसके बाद कौन आया? सैयद वंश। जी, तैमूर जब वापस गया तो वो अपने एक सूबेदार खिज्र खां को मुल्तान और लाहौर का गवर्नर बना गया था। दिल्ली में तो अराजकता थी। इसी का फायदा उठाकर 1414 में खिज्र खां ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और सैयद वंश 1414-1451 की नींव रखी। ये वंश ज्यादा शक्तिशाली नहीं था शायद? नहीं, बिल्कुल नहीं। खिज्र खां ने तो सुल्तान की उपाधि भी नहीं ली। वो खुद को रैयत-ए-आला कहता था, यानी तैमूर के प्रतिनिधि के तौर पर ही शासन करता रहा। इस वंश के शासक खुद को पैगंबर मोहम्मद का वंशज बताते थे, शायद अपनी लेजिटिमेसी बढ़ाने के लिए। एक किताब है तारीख-ए-मुबारक शाही, उसमें यह दावा किया गया है, लेकिन इनका शासन दिल्ली और आसपास के कुछ इलाकों तक ही सिमटा रहा। और फिर 1451 में आए लोदी, ये अफगान थे। हाँ, लोदी अफगान मूल के थे और ये दिल्ली सल्तनत का आखिरी राजवंश था। 1451-1526। संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी, 1451-1489। उसने सल्तनत को फिर से थोड़ा मजबूत करने की कोशिश की, जौनपुर वगैरह को वापस जीता। वो अपने अफगान सरदारों के साथ बराबरी का बर्ताव करता था। हाँ, बहलोल का बेटा सिकंदर लोदी 1489 से 1517, ये लोधी वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक माना जाता है। उसने 1504 में आगरा शहर की नींव रखी। आगरा, ताजमहल वाला? हाँ, वही आगरा। सिकंदर लोधी ने इसे बसाया था ताकि राजस्थान और मालवा के शासकों पर बेहतर नियंत्रण रखा जा सके, और 1506 में उसने आगरा को अपनी राजधानी भी बना लिया। और उसने जमीन नापने के लिए कोई पैमाना भी चलाया था? हाँ, गजे सिकंदरी, ये करीब 32 इंच का होता था। इससे भू राजस्व का हिसाब रखने में आसानी हुई। वो खुद भी पढ़ा लिखा था, कवि था। गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था। उसने दिल्ली में मोठ की मस्जिद भी बनवाई थी। जी हाँ, मोठ की मस्जिद अपनी वास्तुकला के लिए जानी जाती है। तो सिकंदर लोधी के बाद आया आखिरी सुल्तान। हाँ, उसका बेटा इब्राहिम लोधी 1517 से 1526। ये लोधी वंश का और पूरी दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान साबित हुआ। इसके साथ क्या दिक्कत थी? ये अलोकप्रिय था? हाँ, इब्राहिम लोधी थोड़ा अहंकारी था। उसने अपने अफगान सरदारों के साथ सख्ती से पेश आने की कोशिश की, जिससे वो नाराज हो गए। बहलोल लोधी बराबरी का बर्ताव करता था। सिकंदर ने भी संतुलन बनाए रखा, लेकिन इब्राहिम से ये नहीं हो पाया। और इसी नाराजगी का नतीजा हुआ कि बाबर को बुलाया गया। बिल्कुल। पंजाब का गवर्नर था दौलत खान लोधी और इब्राहिम लोधी का चाचा था आलम खान लोधी। इन लोगों ने ही काबुल के शासक बाबर को भारत पर हमला करने का न्योता भेजा। और फिर 1526 में हुई पानीपत की पहली लड़ाई। जी, पानीपत के मैदान में बाबर की सेना छोटी थी, लेकिन उसके पास तोपें थीं और लड़ने का तरीका बेहतर था। इब्राहिम लोधी की सेना बहुत बड़ी थी, पर उसमें वो तालमेल नहीं था। और इब्राहिम लोधी मारा गया। हाँ, इब्राहिम लोधी लड़ाई में ही मारा गया और इसी के साथ दिल्ली सल्तनत के 320 साल के शासन का अंत हो गया और भारत में एक नए युग की शुरुआत हुई,
मुगल साम्राज्य की। संक्षेप में सल्तनत के कुछ खास विभागों के नाम देख लें। जैसे वित्त विभाग को क्या कहते थे? दीवाने विजारत, ये सबसे अहम था, वजीर के अधीन। सैन्य विभाग बलबन ने बनाया था। दीवाने अर्ज, पत्राचार वाला। दीवाने इंशा, और अपील के लिए दीवाने रिसालत। अलाउद्दीन ने भी कुछ बनाए थे, बकाया वसूली और वाणिज्य के लिए। हाँ, दीवाने मुश्तखराज, बकाया वसूली, और दीवाने रियासत, वाणिज्य, बाजार नियंत्रण। मोहम्मद बिन तुगलक का कृषि विभाग, दीवाने कोही, और फिरोज शाह के वो दान और गुलामों वाले। दीवाने खैरात, दान, और दीवाने बंदगान, गुलाम। ये लिस्ट देखकर लगता है कि प्रशासन काफी व्यवस्थित था, अलग अलग कामों के लिए अलग विभाग। हाँ, इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए ये जरूरी भी था। समय के साथ ये व्यवस्था विकसित होती गई। तो ये थी दिल्ली सल्तनत की कहानी। 320 साल का लंबा सफर। विदेशी हमलों से शुरुआत हुई, फिर 5 वंश आए और गए, कुतुबुद्दीन ऐबक से इब्राहिम लोदी तक। हमने उनकी जीत, हार, उनकी बनाई इमारतें, उनकी नीतियां, सब को छूने की कोशिश की। हाँ, और ये सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की कहानी नहीं है, ये उस समय के समाज, अर्थव्यवस्था, कला, संस्कृति, शासन के बदलते तरीकों की कहानी है। इसमें टकराव भी है और कुछ नया बनाने की कोशिश भी है, निर्माण भी है, विनाश भी है। उम्मीद है इस चर्चा से ये नोट समझने में थोड़ी आसानी हुई होगी। और अब जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं सबके लिए, जरूर। कि इतने युद्ध, इतनी उथल-पुथल, इतने वंश बदले, फिर भी दिल्ली सल्तनत ने भारतीय उपमहाद्वीप की कला, खासकर आर्किटेक्चर, भाषा और प्रशासन पर अपनी इतनी गहरी और स्थायी छाप कैसे छोड़ी, जिसके निशान हमें आज भी दिखाई देते हैं। ये सोचने वाली बात है। अगली बार तक सोचते रहिए।